यूएस की राजनीति में भूकंप आया हुआ है। एक मिस्टीरियस डेथ हुई है जिसके बाद बड़े बड़े सवाल हो गए, और वो मिस्टीरियस डेथ है सेनेटर लिंडसे ग्रैहम की, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के क्लोजेस्ट लोगों में से माने जाते हैं, जो यूक्रेन अभी ट्रिप करके आए थे और वहां पे वो यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को मिले थे और नए सैंक्शंस रशिया पे लगाने की बात वो कर रहे थे। उनकी कई स्टेटमेंट्स हैं जो भारत के भी अगेंस्ट हैं, पर जैसे आपको पता है कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन जब बिना बीमारी के सडनली इतने फॉरेन ट्रिप करके आ रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ हेल्थ में है, और सडनली डेथ हो जाती है, तो पूरा ट्विटर और पूरा यूएस के अंदर चर्चा हो रही है क्या रशिया ने कोई ऑपरेशन कर दिया इनके खिलाफ, क्या रियलिटी है, क्या स्टोरी है, क्योंकि ही वॉज पिविटल ईरान के अंदर भी, रशिया के अंदर भी, इजराइल के साथ भी इनके रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे, और इंडिया के ऊपर उनकी स्टेटमेंट्स है। तो आज शुरुआत, क्योंकि नवरूप जी यूएस के ऊपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, वहां की अखबारें पढ़ते हैं, वहां के बुक्स पढ़ते हैं, तो उनको जितनी यूएस की एक्चुअली क्या सोच हो रही है, ये सोशल मीडिया पे भारत के लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं नहीं, यूएस क्या सोच रहा है और वहां पे डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी क्या सोच रही है, वो पर्सपेक्टिव लाके वो देते हैं। तो आज शुरुआत में करने जाऊंगा यूएस के अंदर जो हुआ, और फिर उसको अंत करेंगे हम भारत के अंदर, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडिया यूएस के बीच में भी। तो थैंक यू नवरूप फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माय प्लेजर, माय प्लेजर। भाई पहला सवाल तो मैं आपका लिंडसे ग्राहम से शुरू करूं, क्या चल रहा है, क्योंकि वहां पे तो यूएस के और लोग तो रशिया को डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं कई अकाउंट्स, और कई अकाउंट्स कह रहे हैं कि नहीं इसका ईरान वॉर से लेना देना है। तो हुआ क्या है सारा? देखो, लिंडसे ग्रैहम साउथ कैरोलिना का बहुत नोन और एक प्रसिद्ध चेहरा, एक सेनेटर है रिपब्लिकन। ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास रहे हैं। ये इजराइल के बहुत क्लोज हैं, नेतन्याहू से जाके रेगुलरली मिलते हैं। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर्स ने यहाँ तक बोला कि नेतन्याहू को इन्होंने कोच किया हाउ टू इन्फ्लुएंस डोनाल्ड ट्रंप टू अग्री टू ईरान वॉर। ठीक है, ये बहुत फेमसली एक एंटी ईरान सेनेटर हैं जो कहते हैं मुल्ला रिजीम को बिल्कुल तरीके से तहस नहस कर दो, डिथ्रोन, मतलब फुल एंड फ्रो इजरायली लाइन। अगर इजरायली लॉबी का कोई बहुत बड़ा चैंपियन रहा है यूएस में तो वो लिंडसे ग्रैहम रहे। और इनकी एक और पृष्ठभूमि है कि ये एक एंटी इंडिया सेनेटर भी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था लास्ट ईयर और इस साल दोनों। अभी फिलहाल में पिछले कुछ दिनों में ही हैज बीन एबल टू कन्विंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप and get a bipartisan consensus in the US Congress to get the sanctioning of Russia Act, agreed to by between both the parties, which will specifically target India and China with 500% tariffs for buying Russian oil and Russian energy from by these two countries. तो ये एक सूत्र में अगर बोला जाए, ये एक ऐसे व्यक्तित्व का बात है जो खुलेआम खिलाफत करता था रशिया की यूक्रेन में, जो खुलेआम खिलाफत करता था ईरान की, जो खुलेआम खिलाफत करता था भारत की और चाइना की कि इनको टारगेट किया जाए, और जिनके खिलाफ ईरान में एक बहुत बड़ा जैसे वो डेट टू अमेरिका के पोस्टर्स वो स्लोगन चलाते हैं ना, तो ईरानियन रिजीम तो प्रोपेगेंडा के लिए बहुत नोन है। तो उन्होंने कुछ दिन पहले बैनर्स भी निकाले जिसमें लॉरा लूमर, लिंडसे ग्रैहम, जितने प्रो इजरायली सेनेटर या प्रो इजरायली फिगर्स थे अमेरिकन पॉलिटिक्स में, उनको पर पूरे बैनर निकाले विद अ टारगेट सिंबल। ठीक है, तो सम आर कनेक्टिंग कि ईरान ने मरवाया है, बट देन इनकी लास्ट विजिट जो 24 घंटे पहले हुई थी वो यूक्रेन में हुई थी, जहाँ ये राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिल के आए थे और यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री देख के आए थे। ठीक है, तो अब जो लॉरा लूमर हु इज वेरी क्लोज टू द व्हाइट हाउस, जो इंडिया भी एक बार आ चुकी हैं, यू नो इट वेरी वेल, शी इज स्पेक्यूलेटिंग कि इनको क्रेमलिन ने मरवाया है। अब शी इज अ वेरी बिग स्पेक्यूलेटर, उनकी आधी बातें तथ्यहीन होती हैं, लेकिन शी कैन नॉट बी डिसमिस्ड बिकॉज शी वाज द वन हु सेड कि जो कैंट फायर होने वाला है।
शी वॉज द वन हु सेड कि तुलसी गेबार्ड फायर होने वाली है, और शी वॉज द वन हु पहले ही बता देती है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब अगला क्या कदम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये लिंडजी ग्रैहम पे जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि सफर कार्डियक अरेस्ट इन द नाइट, और राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैंने इनसे थोड़े घंटे पहले ही बात करी थी। ही वाज फिट एंड फाइन, ही लेनाटी, he suffered a sudden cardiac arrest and passed away before he could reach the hospital for proper care. Technically, the loss of this man is a very, very big body blow to the Israeli lobby in America, because उनके सारे टॉकिंग पॉइंट्स को, ठीक है, और अमेरिका फर्स्ट जो डोनाल्ड ट्रंप की जो हॉकिश पॉलिसी बन गई है इस सेकेंड टर्म में, इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी पूरे मिडिल ईस्ट में, उसको इस आदमी ने पूरा का पूरा समर्थन दिया था, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात आप सोच लीजिए या कर लीजिए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो चल रही हैं। एक मिनट, वो स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आपने लिंडजी ग्राहम का बोला, हाँ जी, ये जब आप लारा लूमर बोल रही है, आई एम श्योर एन ऑटोप्सी इज बीइंग कंडक्टेड ऑन सेनेटर लिंडजी ग्राहम इफ नॉट ऑलरेडी डन। मैं कहूंगी कि जो जांच एजेंसी है वहाँ की, जैसे भारत में है सीबीआई, वो इसको ईज करेगी, और फिर वो कुछ लोगों को कह रही है कि इजराइल को क्यों बहुत दम लगेंगे, क्योंकि कुछ लोग इजराइल को ब्लेम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो ये कॉल आउट कर रही है कि इजराइल को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये कैसे रशिया और ईरान का रिएक्शन आ रहा है, रशिया और ईरान के प्रोपेगेंडिस्ट का आ रहा है। तो इस ट्वीट में तो वो इजराइल को डिफेंड कर रही हैं कि मतलब कुछ लोग वहाँ पे इजराइल को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं रशिया को, कुछ लोग ईरान को। तो ये बेसिकली तो एक बहुत बड़ा सडन चीज हुआ है। तो वहां तो जैसे मैंने बोला भूकंप आया हुआ है, सब सोशल मीडिया में डिसइंफॉर्मेशन है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को, बट यूएस के लिए चिंता की बात तो, और ये सीरियस इशू तो क्रिएट हो ही गया है, और हो के वो रशिया से आए थे अभी। और मैं एक और स्क्रीनशॉट डालना चाहता हूं जिसके 9 मिलियन व्यूज हो गए हैं, जहां पे ये व्यक्ति अभी आके कहता है कि किस तरह मारा गया है। ये देखिए 9 मिलियन व्यूज आपकी स्क्रीन पे। सो दैट मीन्स वहां तो बड़े बड़े अकाउंट्स इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, इसीलिए तो एफबीआई को बीच में डाला गया है। गेट योर टिन फॉइल रेडी, ग्राहम इंस्पेक्टेड a drone facility in Ukraine, Russia yesterday रशिया ने वो फैसिलिटी उड़ा दी, और आज लिंडजे ग्रैहम सडन इलनेस से चला गया, और 9 मिलियन व्यूज हैं इसके। और ये भी कोई अकाउंट वहां का जो मीडिया करता होगा या जो भी करता होगा, आई डोंट नो, बट 9 मिलियन व्यूज इज क्रेजी व्यूज। योर विश इज माय कमांड। Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel, as you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. Which shows the Russian paranoia in America has reached untenable heights. एंड जो एक इनफेमस डोनाल्ड ट्रंप का रीसेट था पुतिन के साथ, जो वो प्लान कर रहे थे, पिछले साल उन्होंने अलास्का में बुलाया था पुतिन को एंकरेज में एक समिट के लिए, वो सब फेल हो चुका है। ठीक है, और पूरा का पूरा ग्लोबल डिसऑर्डर, मतलब आई वुड से पूरी की पूरी कवायद डोनाल्ड ट्रंप की पिछले 6-8 महीने साल भर की फिर दोबारा नील बटे सन्नाटा यानी 0/0 आ चुकी है। ठीक है ना, ईरान वॉर का MOU मतलब फाड़ के फेंक दिया गया है, जो सीज फायर एग्रीमेंट था खत्म हो चुका है। रोज आए दिन स्ट्राइक्स चल रही हैं, फिर दोबारा एक हॉस्टिलिटी शुरू हो चुका है। यूक्रेन आए दिन आके उस पर हमला करता रहता है, आपका रशिया के रिफाइनरीज पे, और रशिया की पे मार रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। ठीक है, और स्नेक्स और ये और पूरी की पूरी स्ट्राइक्स हो रही हैं रेगुलरली। ड्रोन फैक्ट्री भी उड़ाई जैसे आपने पढ़ा।
और उधर से इन्होंने ट्रेड वॉर फिर एस्केलेट कर दिए, जहां पे इन्होंने बोला कि भारत पे हम 12.5% का टैरिफ दोबारा लगाने वाले हैं 301 के अंदर, वहां 500। हाँ, या नवरूप, मैं भारत पे भी आऊंगा क्योंकि भारत की भी स्टेटमेंट आई है, पीयूष गोयल ने भी बोला है, तो कुछ चीजों पे मैं आऊंगा, पर मैं पहले एक बारी रशिया से बाहर निकल के, ईरान से निकल के भारत टूवर्ड्स एंड आते हैं। ठीक है, ओके। अब इस कारण बात यह है कि पहले हम चलते हैं ईरान की तरफ, बिकॉज ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि आज ऐसा आपको देखा होगा कि रशिया का एक टुपोलेव बॉम्बर डूम्सडे प्लेन जो है वो पहुंचा है, वो ईरान पहुंचा है। यस, ठीक है। रशिया स्पेशल क्वाड्रन मिलिट्री लीडरशिप के साथ इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लेके आज तेहरान में वो लैंड किया है, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा एफर्ट जारी है, वॉर एफर्ट अभी भी जारी है, उनका हेल्प जारी है, मिलिट्री एफर्ट जारी है। पर ये अब तो खुल के कर रहे हैं, इससे नवरूप इससे पहले खुल के कर रहे थे इस तरह? क्योंकि ये प्लेन तो कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन है, वाइटल प्लेन है, सिक्योर प्लेन है, और ये तो खुल के भेज रहे हैं, मतलब फ्लाइट डिटेल्स के साथ आ रहे हैं। एग्जैक्टली दिस इज नाउ। या पहले भी खुल के कर रहे थे? नहीं, पहले इट वाज कंसील्ड, बट नाउ इट इज लाइक इन योर फेस, वी आर डूइंग इट, ठीक है। पहले वो एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी चल रही थी, लेकिन चल रहा था, यूएस न्यू कि क्या चल रहा है, लेकिन अब ये इन योर फेस है। क्योंकि बात ये है, अब ये दो धड़ों में यूरोप और यूके, यूरोप और अमेरिका और रशिया और चाइना के बीच में ये दो ब्लॉक्स हैं, इनमें थम चुकी है। और जब ये थम चुकी है, और वाइडर ब्रिक्स का अगर हम ले अगर उसमें इंडिया भी ऐड कर लें, जो यूएस के साथ एक ट्रेड वॉर में जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन ऐसी कगार पे आ चुका है वेयर द टू साइड्स आर नाउ एट लॉगरहेड्स। अब उसमें आपको ईरान का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे हो क्या रहा है। वहां पे 18 तारीख का एमओयू जो है वो सीज फायर होता है, जुलाई में मस्कट में टॉक्स होती हैं, जहां पे डिसाइड होता है कि 2 रूट फॉर्मूला होगा फॉर कमर्शियल शिपिंग, ठीक है। वन जो ईरान के टेरिटोरियल वाटर से जाएगा, दूसरा जो ओमान से जाएगा। मस्कट टॉक्स जो है अर्ली जुलाई में कोलैप्स कर जाती है कि भाई हम नहीं मानते, ठीक है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि वॉशिंगटन जो है ओमान पे प्रेशर डाल रहा था कि ये ऐसे मत करो, तुम जो है ईरान की बात को मत मानो, तुम ये जॉइंट मैरीटाइम हमने अग्री तो किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन तुम इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे। लुक एट द काइंड ऑफ प्रेशर विच वाज बीइंग प्लेड, which led to the collapse of the Muscat talks, Muscat peace proposal. फिर जुलाई 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली उसने मीडिया को बोला that ईरान वाज रेडी टू अग्री टू टर्म्स एंड ड्रॉप देयर कंडीशन। ईरान ने बोला कि ये टोटल झूठ है, ये बकवास कर रहा है, हम इसमें कोई चीज नहीं माने हैं, ठीक है। उसके बाद अर्ली जुलाई में ओमान के प्रपोजल को डिफाई करते हुए ईरान जो है बोलता है कि जितने भी वेसल्स हैं वो आईआरजीसी के नॉर्दर्न रूट से जाएंगे, वो नीचे ओमानी रूट से नहीं जाएंगे, टेरिटोरियल वाटर्स। तो वहां पे जब ये चालू होता है तो डेली शिपिंग टेम्परेरी स्टेबलाइज हो जाती है। 35 से 40 ट्रांजिट डेली के डेली हॉर्मुज में हो रहे हैं। क्यों? और उसके बाद क्या होता है, बिकॉज ईरान अपनी कंडीशन फोर्स कर रहा है, तो यूएस प्रेशर करने के लिए 7 तारीख को यूएस ट्रेजरी के वेवर को, ईरानियन ऑयल वेवर को खत्म कर देता है, ऑयल सैंक्शन वेवर। नाउ ईरान बिलीव्स कि ये एक मटेरियल ब्रीच है एमओयू का, कि आपने ईरानियन ऑयल को फिर दोबारा सैंक्शन कर दिया जो आपको अनसैंक्शन किया था, और 17 तारीख से ये ऑयल फिर दोबारा सैंक्शन हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। नाउ कंसिडरिंग कि ईरान, यूएस ने ये लिया, तो 8 तारीख को ईरान ने काउंटर रिटेलिएशन किया, कहा ऑल न्यूक्लियर कोऑपरेशन विद अमेरिका एंड आईएईए इज सस्पेंडेड। नाउ जब आईएईए की कोऑपरेशन सस्पेंड हुई न्यूक्लियर पे, और सैटेलाइट इमेजरी आई कि ईरान के डिगर्स और उनके वो सारे के सारे उनकी जो मशीन्स थी वो अपनी न्यूक्लियर साइट्स खोद रही हैं दोबारा से, तो यूएस क्लेम्ड कि ईरान वायलेट कर रहा है
And now the terms, but because Iran was supposed to maintain the status quo on nuclear sites and not, take any action to advance its nuclear program. अब 11 तारीख को इसके बदले में यूएस क्या करता है, यूएस नेवी और एयरफोर्स फोर्सफुली ट्रांजिट करवाते हैं फ्यू टैंकर्स को, शैडो फ्लीट्स को ओमान के कॉरिडोर के जरिए, जिस पे ईरान जो है हिट करता है, मारता है। अब वहां पे एक कतरी एलएनजी वेसल और एक सऊदी मर्चेंट वेसल हिट होती है 8 से 11 जुलाई के बीच में, जिसको लेके यूएस कहता है यू आर नाउ अगेन टारगेटिंग कमर्शियल। ईरान कहता है भैया आपने चालू किया था, यू स्टार्टेड द मटेरियल ब्रीच ऑफ द एमओयू, मैं तो फॉलो अप कर रहा हूं, खाली आई एम बस ओनली रिटेलिएटिंग टू योर मूव्स। ठीक है। बैंकॉक का रजिस्टर्ड एक मयूरी नारई नाम का थाईलैंड का एक उसको प्रोजेक्टाइल से ही हिट किया, बहुत हेवी डैमेज हुआ, क्रू बाल बचा। ठीक है। और उसके बाद 11 तारीख को रफली उसके आते आते द ट्रैफिक इन हॉर्मुज प्लमेटेड फ्रॉम 45 टू 23, हाफ सीधा। ये याद रखना पड़ेगा कि जब ये युद्ध चालू हुआ था तो हॉर्मुज में 140 शिप जा रहे थे। अच्छा। 28 तारीख से पहले, फरवरी से पहले। अब वॉर के दौरान 8 से 9 जा रहे थे, सीज फायर के दौरान वो आंकड़ा 45 तक जाता और फिर कोलैप्स करके 25 पे आ जाता। तो नवरूप, सम नेशंस की शिप्स को अलाउ किया जा रहा है, जो ये 25 बोल रहे हो आप, जिसमें मोस्टली चाइना तो होगा ही होगा, या किस तरह कर रहे हैं? बिकॉज ईरान को तो मुझे लगता है एक जरिया मिल गया है कि वो दे वांट टू नाउ प्रॉफिट फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो इंटरनेशनल ऑर्डर था ना वर्ल्ड वॉर 2 तक का, वो उसके बाद का वो खत्म है। उनके दिमाग में बड़ा क्लियर है कि हमने तो इससे प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। जैसे हमारे देश के अंदर अगर माउंटेन है तो वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगी, वैसे ही ये हमारा है जो कंप्लीटली इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। और किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि इसका क्या असर होगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे, इंडिया क्यों इंडोनेशिया जा रहा है, सबांग पोर्ट, अंडमान निकोबार, मतलब इसका मल्टीपल ऑर्डर इफेक्ट वो आने वाले डिकेड्स में समझ आएगा। बट ये तो मतलब अब ईरान इज क्लियर कि मुझे यहाँ से पैसा कमाना, आपको लगता है इसलिए 25% कर रहा है, या क्या अब ईरान करने में लगा है? और इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा बाद में। हाँ, ईरान का मेन प्लान ये है कि एक जॉइंट मैरीटाइम कमिटी बनाई जाए, जैसे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस पे टर्की ब्लैक सी से ट्रांजिट के लिए पैसे चार्ज करता है, ठीक है, मेंटेनेंस फीस के नाम पे, अलग अलग चीज के नाम पे। तो ईरान कहता है वैसा अरेंजमेंट मेरे और ओमान के साथ कर लो, इकट्ठे मिलके, ठीक है, कि भाई जॉइंट मैरीटाइम अथॉरिटी होगी, जो भी हम मेंटेनेंस फी चार्ज करेंगे हम डिवाइड कर लेंगे आपस में, और हम किसी को रोकेंगे नहीं, लोग शिप जाते रहे, हमें चार्ज देते रहे। वो अगर टर्की ले सकता तो हम क्यों नहीं ले सकते? पर ये तो फिर अमेरिका घुटनों पे आ गया। अगर ये हो गया तो हाँ। तो अमेरिका, उसने तो मतलब एक पुराने जमाने में जब कोई आर्मी हारती थी तो जिस तरह उसको नाक लगवाते थे, अलग अलग टाइम्स में उसके अलग अलग नाम थे, तो ये बेसिकली तो यूएस को घुटनों के बल ला के नाक रगड़वा रहा है अगर पेमेंट ऑफ फी शुरू हो जाती है, जो मर्जी स्पिन दो इसको। एग्जैक्टली। इसी देखो ये सीज़फायर खत्म क्यों हो रही है और हम फिर दोबारा एक मिनी हॉस्टिलिटी की तरफ दोबारा क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज द प्रॉब्लम इज करण कि यूएस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है दैट दे हैव लॉस्ट द लेवरेज ऑफ हॉर्मुज, दैट दे मिसकैलकुलेटेड एंड दे हैव लॉस्ट द वॉर। और अब ये परमानेंट न्यूसेंस बन के रह गई है। और टू गिव यू एन एग्जाम्पल, 12 तारीख को यूएस ने एस्केलेट किया क्योंकि ईरान शिपिंग कर रहा था डिस्टर्ब। यूएस ने हिमार रॉकेट्स मारे कुवैत टेरिटरी से इनसाइड ईरान, और उसका एंड रॉकेट्स ऑन बहरबान, डेसफुल एंड खोंदाब। उसके बाद 170 ईरानियन मिलिट्री साइट्स पे मारा, इंक्लूडिंग 60 IRGC फास्ट ट्रैक स्मॉल क्राफ्ट न्यूट्रलाइज करे एज पर यूएस सेंटकॉम। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेटो समिट पे बोला कि सीज फायर खत्म हो चुकी है और अब ये पूरा शुरू हो चुका है, और बोला कि अगर ज्यादा करोगे तो मैं खार्ग आइलैंड पे भी करूंगा। अब उसके बदले में IRGC ने फिर काउंटर रिटेलिएशन किया। IRGC ने 85 सुसाइड ड्रोन्स भेजे गल्फ के और जॉर्डन के बेसिस पे, जहां पे बहरीन पे डायरेक्ट हिट हुआ, यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पे, कतर के आल उबैद एयरबेस पे हिट हुआ,
जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पे मेजर डैमेज हुआ है, इंक्लूडिंग अ हैंगर एंड वाइडस्प्रेड ग्राउंड डिस्टर्बेंस इन एयरक्राफ्ट एप्रन एंड डायरेक्ट रनवे हिट्स हुए हैं। और ये सैटेलाइट इमेजरी बाकायदा ऑस्नेट पे आ चुकी है, एक्स पे। तो ईरान ने दुबई के ऊपर भी एक भेजा, कुवैत में भी भेजा, बहरीन में भी भेजा, कतर में भी भेजा। वो फिर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि भैया मेरे पास आज भी असला वही कैपेसिटी है कि मैं आप लोगों की फिर दोबारा से वही हालत बुरी कर सकता हूं। तो इफेक्टिवली ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा दिया वेस्ट एशिया का, जो देश सबसे सेफ माने जा रहे थे, कि वो याद है कितनी रील्स आती हैं कि भाई दुबई में गाड़ी के ऊपर सोना रख दो, वॉलेट रख दो, कोई चोरी नहीं करेगा, शॉपिंग करके 4 घंटे बाद आओ। और बहुत इफेक्टिव मार्केटिंग थी क्योंकि वो सच भी था, दुबई में इतना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड भी था, तो द सेफेस्ट डेस्टिनेशन की तरह वर्ल्ड में किया था, जहां पे टैक्सेस भी नहीं है, तो द रिच शुड कम। ईरान ने क्या, और दुबई का ही मॉडल अबू धाबी धीरे कर रहा था, फिर रसल खेना में वो गैम्बलिंग के, तो द इंटायर मॉडल वाज स्प्रेडिंग कि जैसे जैसे ऑयल कम होगा हम टूरिस्ट सेफ डेस्टिनेशन विद ग्रेट लॉ एंड ऑर्डर बन जाएं और ऑयल मनी से हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लें। ये एक बेसिक प्लान था वेस्ट एशिया का। ईरान ने क्या उस प्लान की, अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, बत्ती लगा दी है और कह दिया है कि भाड़ में जाओ, अब ये देश सेफ लॉ एंड ऑर्डर पे है बट नेशनल सिक्योरिटी वॉर के हिसाब से नहीं है, क्योंकि इनकी आर्मीज नहीं है। और ये भी फिर यूएस की अगेन एक बड़ी हार है कि पूरा यूएस की हेजेमनी इस रीजन से खत्म। नाउ पीपल विल नीड टू बैलेंस विद ईरान, विद रशिया, विद चाइना, विद इंडिया, तो सबकी ओपनिंग होगी वहां पे, कोई देश किसी के साथ जाए। डू यू थिंक यूएस का ये भी एक बड़ा लॉस होने जा रहा है इसमें? एग्जैक्टली। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यूएई स्टेडफास्ट अमेरिका का एलाय है, मतलब हाथ जोड़ के कहता है मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, भाई ठीक है, मैं सऊदी के खिलाफ भी खड़ा हो गया वो, और अमेरिकियों से डॉलर स्वैप लाइन्स की मदद भी मांग रहा था, ठीक है। यूएई ने ओपेक भी छोड़ दिया, अगर आपको याद होगा, सऊदी के खिलाफ जाके, ठीक है, जीसीसी के खिलाफ जाके। वही भारत यूएई की भी करीब आ रहा है, वही यूएई अब ट्रम्प की मूव देखो यार, नेटो समिट में अंकारा में जाता है टर्की में और कहता है एर्दोगान को कि मैं तुझे F-35 देने को तैयार हूं डिस्पाइट इजरायली ऑब्जेक्शंस, ठीक है। और उसके बदले में वो अग्रीमेंट हो चुका है, यूएस कांग्रेस भी अप्रूव कर देगी और इजराइल कहता है कि तू अगर F-35 अंकारा को दोगे तो मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि टर्की इज नेक्स्ट ईरान फॉर मी, ठीक है। उसके बदले में एर्दोगान कहता है कि आई विल, जो S-400 है जो टर्की के पास थे, जो उसने रशिया से लिए थे, जिसकी वजह से उस पर सैंक्शन लगे थे और F-35 का बाहर आया था बिकॉज ऑफ कटसा, वो कहता है कि मैं वो S-400 यूएई को दे दूंगा, वह रशिया। सो एन अमेरिकन एलाय इन द गल्फ is going to buy a Russian sanction, is going to buy a Russian missile defense system via Russia from Turkey, a NATO ally, and the same Turkey which is going to ultimately face off, get F-35 to face off with Israel. तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को ना तैयार किया जा रहा है डेकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो जैसे मैंने बोला ना, एक एर्दोगान, सेकेंड बिगेस्ट नेवी, ट्रंप ने बोला ओ ही हैज द बिगेस्ट आर्मी, बिगेस्ट मिलिट्री इन द मिडिल ईस्ट, ही डजंट गेट अलोंग विद बीबी, आई नो इट। एक डोमिनेट इजराइल जो चाहता है उसकी हेजेमनी रहे, एक ईरान जो होर्मुज को लेके आए दिन नाक में दम कर रखा है, ठीक है, बैक्ड बाय रशिया एंड चाइना एक्टिवली, एक यूएई जो अपने आप को ईरान से डिफेंड करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पूरे के पूरे वो बना रहा है, एक जीसीसी प्लस सऊदी, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी प्लस पाकिस्तान और इजिप्ट जो अपने आप को एक सुन्नी अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू आर पुटिंग सुन्नी, शिया, जूस, ठीक है, जूइश स्टेट, ये सारा, और ऑटोमन स्टेट, आपने ऐसा बिछा के बिसात शुरू खड़ी कर दी है कि अब ये डेकेड्स तक लड़ते रहेंगे आपस में वर्चस्व के लिए।
And this would mean that the US MIC would continue to benefit, supply chain will continue to disrupt, और जो इकोनॉमिक मॉडल पे जो लोग सेल करते थे, हमारे यहाँ पीस स्टेबिलिटी है, आइए इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, ट्रेडिंग फ्री जोन्स हैं, वो सब खत्म। तो अगर ईरान, तो ये इस वॉर का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, इस अमेरिकन इजरायली वॉर का ईरान के साथ एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है कि आपने ईरान को स्ट्रॉन्ग किया, अपने सिक्योरिटी गारंटीज को वीक किया मिडिल ईस्ट में, और आज आप कहने ऐसा मिडिल ईस्ट खड़े करने की कगार पे आप खुद बढ़ावा दे रहे हो, जब मल्टीपल एक्टर्स, मल्टीपल पोल्स, रीजनल एक्टर्स खड़े हो रहे हैं और दावा पेश करने के लिए कि ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया, वो सारे आपस में लड़ेंगे, आप एंजॉय करो। और नुकसान तो हर तरफ से यूएस का ही है, चाहे सऊदी यूएई की लड़ाई में दोनों ही यूएस के है, एक फायदा है। अच्छा, हाँ, एक फायदा है, अगर मिडिल ईस्ट का ऑयल डिसरप्ट होता है तो मैक्सिमम और सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कौन है? यूएस एंड स्लोली वेनेजुएला, वो भी तो इनका ही है। वेनेजुएला, यूएस प्लस वेनेजुएला ले लो, कंबाइन एक ही एंटिटी है। इवन कनाडा, ऑयल एंड गैस। चाइना जो है तेल, आफ्टर वेनेजुएला अपना तेल, एक्स्ट्रा तेल, वेनेजुएला का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कनाडा से ले रहा है। तो अमेरिका जिसमें मुनरो डॉक्ट्रिन इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, दैट इज फॉर्मली अंडर द अमेरिकन कंट्रोल। So now you realize the game is just not about the Middle East. It is about destroying these cartels in the oil cartels in the Middle East and taking over the control of global energy supplies and reinforce the dollar. Then do you think it is also a way of यूज एंड थ्रो? जिस तरह इन्होंने मिडिल ईस्ट को ग्रो करने के पीछे यूएस का ही हाथ था, सेफ रखा हुआ था, राजाओं को वहां के सिक्योर रखा हुआ था, वेपनरी इतनी दी हुई थी कि जनता से कोई प्रोटेस्ट हो ही नहीं सकता। जनता भी इतनी अमीर हो गई थी, नेचुरल सिटीजन्स के, उनको क्या ही प्रोटेस्ट करना है। एवरीबडी वाज मिनिमम मल्टी मिलियनर नेचुरल सिटीजन्स, राइट? नयों को तो हमने कभी इमिग्रेशन करके सिटीजन बनाया नहीं है, तो कोई वोटिंग था नहीं। तो वो जो 40-50 साल का इनका, या 50 क्या 47 के बाद जो इनका ढांचा था, उसमें एक ईरान एक्सेप्शन था जहां पे रेवोल्यूशन हो गई, पर जो ढांचा इनका था वो ये ढांचे से बोर भी हो गए हैं, चेंज भी करने की कोशिश करें। डू यू थिंक इसमें भी एक है कि जैसे आपको मार्केट्स चेंज करती रहनी होती हैं, तो जितना कमाना था कमा लिया यहाँ से, अब अमेरिका वापस मोनरो पुरानी डॉक्ट्रिन पे वापस जा रहे हो आप 150 साल पहले, तो इफेक्टिवली आप चेंज कर रहे हो। कारण है विद अमेरिका प्लस वेनेजुएला प्लस कनाडा, अगर मैं इन तीनों को मिला लूं तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल एंड एनर्जी। यस, दे डोंट नीड मिडिल ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट का मैक्सिमम ऑयल कहां जाता है? चाइना की तरफ, जापान की तरफ, कोरिया की तरफ, इंडिया की तरफ। चाइना एंड इंडिया, मेनली चाइना, इंडिया एंड जापान। ठीक है, जापान को तो चलो वो पैसिफिक से तेल भेज देगा यूएस, ठीक है, डायरेक्ट उस साइड से, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट चाइना इन इंडिया? जहां पे तो अब आप देख रहे हो ये पूरी वॉर जो है, ये पूरा एक्शन जो जनवरी 2026 से शुरू हुआ, चाहे वो वेनेजुएला था, चाहे वो अब ये ईरान वॉर है, ये टारगेटेड है टू टेक डाउन द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, द मल्टीपोलर वर्ल्ड प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड रशिया। How dare you challenge the US hegemony? I am going to, if you are going to do this, I am going to reset the whole game up. Let us see who wins in this kinetic escalation. इसीलिए इतनी जबरदस्त ठन चुकी है रशिया और यूएस में कि इतना खराब रिलेशनशिप यूएस और रशिया में कभी भी नहीं रहा है। एंड यूक्रेन में जो किस्से चल रहे हैं वो अलग है। मैं इसमें एक पार्ट और डांक चाहता हूँ, फिर मैं भारत पे आ जाऊंगा। नहीं, नॉट दिस, जहां पे ट्रम्प अब बोल रहे हैं कि अगर मुझे लिंडजी ग्राम के बाद शायद अगर तेहरान ने मुझे उड़ाने का कोशिश की तो मेरी 1000 मिसाइल्स लॉक्ड एंड लोडेड हैं। तो भाई ये लिंडजी ग्राम वाला बात तो सदमा तो पड़ा ही है, क्योंकि एक बात तो है कि हो सकता है नेचुरली हो, बट पूरा यूएस के सिस्टम्स 3 अलग अलग, मतलब इजराइल, ईरान, रशिया, सच डाइवर्स प्लेयर्स, और जिसका जो माइंडसेट है वो उसको ब्लेम कर रहा है।
और जो सारे ही प्लेयर्स इसमें सीरियस प्लेयर्स हैं। इनफैक्ट ईरान इज द मोस्ट नॉन सीरियस प्लेयर, आई डोंट थिंक सो उसकी कैपेसिटी भी है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, बाकी दोनों की तो कुछ भी करने की कैपेसिटी है, राइट। तो भाई दोनों की है, डिफरेंट रीजंस, ठीक है, और टेक्निकली दोनों ही भारत के दोस्त भी हैं वैसे, इंटरेस्टिंगली। तो ये भाई क्या चल रहा है, ये ट्रम्प को भी आपको लग रहा है ये रोल प्ले कर रहा है, या ये अब एक बार दिमाग में इनको भी प्रेशर आ रहा है कि बहुत असिमेट्रिक वॉर हो गई है और ये बहुत रिस्की वॉर हो गई है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला इश्करन, हम लोग अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में हैं, जहाँ पे यूके और फ्रांस रशियन टैंकर्स को सीज कर रहे हैं चैनल के जरिए। हालत ये हो रहा है, रशिया जो है, जो चाइनीज शिपमेंट है वो आर्कटिक से भेज रहा है, जो इंडिया की शिपमेंट है वो आयरलैंड से गोल घूमती हुई नीचे से केप ऑफ गुड होप से आ रही है, वो रेड सी का रूट भी नहीं ले रही है, ठीक है, ताकि यूरोप के कंट्रीज उनको इंटरडिक्ट, शैडो फ्लीट को इंटरडिक्ट ना कर सके। उसके बाद यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी जो यूक्रेन ने जो मैसिव स्ट्राइक्स जो मॉस्को में करी हैं, जो उनकी रिफाइनरीज पे करी हैं, रशिया की ऑयल रिफाइनरी, आज हालत ये हो चुकी है क्योंकि रशिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी हो चुकी है, इंडिया इज सप्लाइंग 30 to 40% पेट्रोल टू रशिया फ्रॉम रिफाइंड रशियन क्रूड। This is a new benchmark which has been created virtually. So technically India is helping sustain Russia virtually. और अब इसी वजह से अब हम टारगेट बनेंगे। So this is just not, ये जो पैरानोया जो यूएस में चालू हुआ है ना, ये प्रोपेगेंडा है कि ईरान ने मारा लिंजी ग्रैहम को, रशिया ने मारा लिंजी ग्रैहम को। दिस इज मोर अ प्रोपेगेंडा जो ड्रम अप किया गया है अपनी जो नए सैंक्शंस बिल जो ये लेके आ रहे हैं यूएस कांग्रेस में, जहां बाइपार्टिजन अप्रूवल हो चुका है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, जिससे राष्ट्रपति को पावर होगी इंडिया और चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की। चाइना पे लगाने की भी हिम्मत करेंगे आपको लग रहा है? क्योंकि चाइना के साथ तो इनका डिफरेंट रोल, ट्रम्प होके भी गया चाइना। यू थिंक ये जो पूरा विप करके जनता के अंदर कि हमारा देश खतरे में है, हमारे लीडर्स खतरे में हैं, कुछ चाइना पे भी ड्रामेटिक स्टेप कर सकते हैं आपको लगता है? क्योंकि आप देखो ना, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको लगा कि मैं जी को जाके मिलूंगा, जी थोड़ा प्रेशर पुट करेगा ईरान पे, तेहरान पे, और बोलेगा नहीं 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 मान जाओ। सो हिज डिप्लोमेसी हैज फेल्ड, his back channel with Russia and Ukraine, his diplomacy with China and Iran has failed. वो चेहरे पे हाँकता रहता है, ट्रूथ सोशल पे बोलता रहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन he has failed in Iran, he has failed to open the Hormuz की shipping, he is failing, उसके SPR reserves गिरते जा रहे हैं, 319 मिलियन बैरल पे आ चुके हैं, so it is not increasing, सिचुएशन डेस्परेट होती जा रही है। ऑयल पे 4%, 5% एक दिन में बढ़ना चालू हो गया है, 64 से फिर दोबारा 79 पे चला गया है। तो ये दिखाता है कि सिचुएशन जो है बिगड़ती जा रही है, और अब इन दिस डेस्परेशन में वो अब ये पत्ते खेलेगा कि इंडिया पे 12.5% का टैरिफ लगाया जाए, फिर 500% का थ्रेट करके 25% का टैरिफ लगा दो, 25% बैक ऑन इंडिया एंड 25% बैक ऑन चाइना। इंडिया पे ही रियूटर्स की रिपोर्ट डाल देता हूँ, क्योंकि अब हम इंडिया भी कवर कर लेते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, के India refuses rushed US trade deal, puts national interest and long-term games first. तो ये पहले तो आई स्टेटमेंट कि इंडिया ने एक इंटरिम अरेंजमेंट मना कर दिया है, पर उसके बाद इंटरिम अरेंजमेंट पे मिनिस्टर पीयूष गोयल की स्टेटमेंट आई कि नहीं ये सब र्यूमर्स है, हमारी मीटिंग अच्छी चल रही है। तो पहले तो कुछ घंटे ये चलने दिया कि आपने इंटरिम ट्रेड डील रोक दी है, फिर मैंने अभी देखा कि उनकी आई है, इनफैक्ट व्हाइल वी वर टॉकिंग ओनली मुझे बताया गया कि उनकी स्टेटमेंट आई है कि ये सब र्यूमर्स हैं। तो भैया क्या हो रहा है? ट्रेड डील तो हो नहीं रही है, इंटरिम ट्रेड डील कहां से आ गई? और ये होनी तो ट्रेड डील थी, अब ये इंटरिम ट्रेड डील की तरफ हम जैसे कोर्ट में बोलते हैं कि इंटरिम ऑर्डर हो नहीं रहा, इंटरिम ऑर्डर पहले आ गया भाई, केस तो डिसाइड हो, मतलब ये वो केस हो चुका है कि केस तो डिसाइड होगा ही नहीं, तो भाई इंटरिम ऑर्डर ही कर लो। मतलब क्या क्या चल रहा है? मैं आपको बताता हूँ ट्रेड डील पे चल क्या रहा है। हाँ, ये डील जो आनी थी, ये इंटरिम ट्रेड डील ही होनी थी शुरुआत से, ये इंटरिम ऑर्डर ही था, ये फाइनल ऑर्डर तो बाद में ट्रायल के बाद आता है ना, तो भी ट्रायल होगी इस केस में, ठीक है, अगर लीगल वे में बोलूं। बट ऑन अ सीरियस नोट,
यहाँ पे पेचीदगी बढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप की आदत है कि एक साइड वो प्रेशर डालेगा साइन करने के लिए, दूसरी साइड कनपट्टी में बंदूक रखेगा, ठीक है। उसने क्या किया, 301 सेक्शन का एक कंट्री वाइज रिपोर्ट्स बनती हैं यूएसटीआर की, उसके जरिए उन्होंने फोर्स लेवल पे इंडिया को नोटिफाई किया कि जुलाई 21 से हम आप पे 12.5% टैरिफ लगाने वाले, ठीक है। 10% ऑलरेडी चल रहे हैं, 12.5% में और लगा दें, ठीक है। उसके बाद इस पे चाइना ने रिटेलिएट किया, बोला खबरदार ये काम किया तो देखना, नहीं तो फिर हम भी रिटेलिएशन शुरू करेंगे, ठीक है। यू आर ब्रेकिंग द अंडरस्टैंडिंग। उनके पास तो रेयर अर्थ का और बहुत सारा लेवरेज है ना। उनकी मिनिस्ट्री ने अब यूएस की तरह लॉस पास कर दिए, कहते हैं हम भी अगर एनी फॉरेन कंपनी कंप्लाइज विद एनी यूएस सैंक्शन ऑन चाइनीज डेटा सर्विसेज और एनी चाइनीज सर्विसेज, उस पर इक्वल एक्शन चाइना में होगा। उन्होंने तो वो अपना पत्ता खेल दिया और आगे करके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पे चाइना ने वो खेला। यहाँ पे दिक्कत ये आती है, अब ये कह रहा है, अब इंडिया, आज खबर आई कि इंडिया का रशियन तेल का ऑयल इंपोर्ट जून के एंड में भी हाईएस्ट लेवल पे आगे जा चुका है, क्योंकि 16 जून को सैंक्शन इंप्लीमेंट हो गए थे। रशियन ऑयल वेवर 16 जून को इलैप्स कर गया, उसके बावजूद रशियन तेल इंपोर्ट जारी रखा और अपने हाई लेवल पे पहुंच गया, 3 मिलियन बैरल पर डे पे चला गया, हाईएस्ट एवर। नाउ द यूएस सीज दिस एज अ डिफाइंस कि आप मेरे रशियन ऑयल सैंक्शन को नहीं मान रहे, आप ट्रेड डील करने को तैयार नहीं है। इंडिया ने बोला कि मैं 12.5% एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप पाकिस्तान पे 301 में 10% लगा रहे हो, मेरे पे 12.5% लगा रहे हो। So I will be a disadvantage not only to Pakistan but even to Vietnam and Thailand. And I am not willing to accept those terms जहां पे मेरी I am disadvantaged at my peer competitors in manufacturing in the region. I will rather not have a deal, sign this kind of a deal than accept these kind of terms. बिकॉज इंडिया ये भी कह रहा है कि जब हमने फ्रेमवर्क अग्रीमेंट अग्री किया था उस टाइम पे यूएस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, अब वो सिचुएशन बदल चुकी है। सो टर्म्स विल हैव टू बी रीनेगोशिएटेड, टर्म्स भी रीनेगोशिएट हो गए, लेकिन ट्रंप ने 301 का पत्ता खोला और अब ये रशियन सैंक्शन एक्ट में 500% का पत्ता फिर दोबारा खेल रहा है, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंडिया 25 से 50% पे टैरिफ पे फिर दोबारा कुछ महीने के लिए जाएगा। ये फिर दोबारा लड़ाई दोनों देशों में फिर दोबारा ये टिफ होगा, और ये टिफ इसलिए होगा क्योंकि इंडिया जो है, एक हमारी स्ट्रेटेजिक सोच ये आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हार रहा है मिड टर्म्स। अच्छा, ये हमारी इंटेलिजेंस ये है कि मिड टर्म में नहीं बनेगी ट्रंप सरकार, अब की बार नहीं बनेगी ट्रंप सरकार, ठीक है। और ये लेम डक प्रेसिडेंसी बनने वाली है, डेमोक्रेट्स से जीने नहीं देंगे, ठीक है। अगर ये लेम डक प्रेसिडेंसी बनने वाली है तो अभी साइन करने का कोई मतलब ही नहीं है, 3 महीने रह गए खाली, ठीक है। पहली चीज, रोस्टर चेंज होने वाला है, रोस्टर चेंज होने वाला है, ठीक है। तो दूसरी चीज, इंडिया ने एक और चीज बोली कि यूरोपियन यूनियन के ट्रेड डील में एक ऐसा क्लॉज है कि ये ट्रेड डील 2030 तक रहेगी और 30 के बाद हम उसे रीनेगोशिएट, हमें भी सेम क्लॉज दो कि अगर राष्ट्रपति बदल गया और अगला राष्ट्रपति इस डील को नहीं करना चाहता है, हमारी यहां सरकार बदल गई 2029 में, वो इस डील को बाइंड नहीं करना चाहती है, सिचुएशन हालात बदल जाते हैं, हालात बदल गए, सिचुएशन बदल गई। याद है वो वीडियो आया था क्रिकेट वाला, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, राइट। जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, हम भी बदलना चाहते हैं तो हमें भी वो दिया जाए। नहीं, हम नहीं देंगे, वो यूरोप की प्रिविलेज है, वो सिर्फ यूरोप को दिया है, वो सिर्फ यूरोप को दिया है। तो ये जो सिचुएशन है ना कि एक को कुछ और, एक को कुछ और, सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ और, ट्रेड सिचुएशन कुछ और, एनर्जी ऑयल सिचुएशन कुछ और, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। रशियन ऑयल सैंक्शन वेवर आपने हटा दिया, ईरान ऑयल सैंक्शन वेवर भी हटा दिया, आप इंडिया की एनर्जी पर डायरेक्ट हिट कर रहे हो यार।
अब लोग कहते हैं कि देयर वर सम वॉइसेस इन इंडिया कि मोदी जी ने पेट्रोल कम क्यों नहीं किया जब क्रूड $60 पे गिर गया। ओ भाई साहब, रशियन ये सैंक्शन वेवर दोबारा हट गए हैं, फिर वॉर दोबारा स्टार्ट हो गया, क्रूड फिर ऊपर जा रहा है। अच्छा हुआ सरकार ने कम नहीं किया, बिकॉज देयर वाज एन इंटेलिजेंस और देयर वाज अ फोरसाइट कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, वो टेम्परेरी पॉज थी। So we are in a very precarious situation regionally. एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन का जो बढ़ता जा रहा है, एक तरफ ईरान वॉर है जो एस्केलेट हो रही है फिर दोबारा से, एक एनर्जी क्राइसिस है जो दोबारा शुरू हो रहा है बिकॉज रशियन ऑयल और ईरानियन ऑयल सैंक्शन हो चुका है, और चौथी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्रेड वॉर चालू करना चाहता है। मतलब सोने पे सुहागा, मतलब 25 में खाली ट्रेड वॉर थी, 26 में खाली थी। वो कहते ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये वो वाला हो रहा है, नीम चढ़ा करेला चलने वाला है। एग्जैक्टली नवरूप, इन्हीं चीजों पे अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज हमें वापस स्ट्रेट ऑफ हर्मोज पे अब ध्यान रखना पड़ेगा। और अगली बारी जब हम बात करें तो मुझे लगता है जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इंडिया चाइना, वो मुझे लग रहा है एक फ्रंट बनेगा। जो वाटर है इंडस का या चाइना बोल रहा है, वो एक फ्रंट बनेगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब वर्ल्ड स्टेबल होता है तो मोस्ट पार्ट स्टेबल होते हैं। जब अनस्टेबल होना शुरू होता है, रशिया यूक्रेन ऑनवर्ड्स, फिर वो ईरान तक पहुंचा, फिर वो पूरा वेस्ट एशिया को ईरान ने दबोच के अनस्टेबल कर दिया, तो वो अनस्टेबिलिटी भी एक वेव में फैल रही है। थैंक यू, आपने समय निकाला और ये सारी चीजों को कवर किया एज यूजुअल विद योर ओन इनसाइट्स एंड प्रेडिक्शंस कि किस तरफ वर्ल्ड जा रहा है। थैंक यू सो मच।